नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। वक्त 1 मिनट पूरी रिपोर्ट का है। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको 1 मिनट में पूरी खबर विस्तार से बताएंगे, फटाफट अंदाज में बताएंगे। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, जहां के श्रीनगर में आतंकियों ने ड्यूटी पर जा रहे एक पुलिस वाले पर फायरिंग की है। पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की ओर से आतंकी गतिविधियां लगातार जारी है, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के आगे उनकी चल नहीं पाती। सुरक्षा बलों के चौकस रहने का इतर आतंकियों ने शनिवार सुबह श्रीनगर के अलीजान रोड एवा ब्रिज पर एक पुलिसकर्मी पर फायरिंग कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि फायरिंग को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सहित 3 आतंकवादी मारे गए। पुलिस के मुताबिक ये मुठभेड़ अमरनाथ यात्रा मार्ग के पास हुई। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में सिरचन टॉपन क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में मिली खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने वहां घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों के जवान जब एक विशेष क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे तो वहां पहले से मौजूद आतंकवादियों ने अचानक उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद तलाशी अभियान मुठभेड़ में बदल गया और 3 आतंकवादी ढेर हो गए। लगातार आतंकियों के खिलाफ सेना का ये ऑपरेशन जारी है और ऐसे में एक बार फिर से एक तरफ आतंकियों की तरफ से ये जो कायराना हरकत की गई उसका जवाब भी दिया गया है। उधर देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,805 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 22 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। भारत में एक बार फिर कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिला। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार 24 घंटे में देश में 3,805 नए लोग इस वायरस से संक्रमित हुए। हालांकि ये मामला कल की तुलना में ज्यादा है। कल यानी कि 6 मई की रिपोर्ट में 3,545 नए मामलों की पुष्टि हुई। इस दौरान 27 मरीजों की मौत हुई। वहीं आज की रिपोर्ट की माने तो 24 घंटे में इस संक्रमण से 22 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 3,168 मरीज इस संक्रमण से ठीक हुए। एक्टिव केसेस की बात करें तो फिलहाल देश में एक्टिव मामलों की संख्या 20,303 है। ये कुल संक्रमण का 0.05% है। दिल्ली में भी कोविड केसेस में उछाल देखने को मिला। यहाँ पिछले 24 घंटे में 1,656 मामलों की पुष्टि हुई। हालांकि इस दौरान किसी भी मरीज की कोविड-19 से मौत नहीं हुई। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में 1,306 लोगों ने कोरोना को मात दी। वहीं राजधानी में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 6,096 हो गई है। इसके अलावा दिल्ली में अब कोरोना संक्रमण की दर बढ़कर 5.39% हो गई। यहाँ 4 फरवरी के बाद आज सबसे ज्यादा कोरोना के सक्रिय मामले हो गए हैं। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय भी बने हुए हैं और ऐसे में एक बार फिर से सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। उधर आम आदमी के लिए खाना पकाने और महंगा हो चला है। कमर्शियल एलपीजी के बाद अब डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में भी इजाफा कर दिया गया है। आम जनता को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। अब घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 999 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। इससे पहले मार्च 2022 में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। इसी महीने की 1 तारीख को तेल कंपनियों ने एलपीजी गैस के दाम में 102 रुपए की बढ़ोतरी की थी। ये दाम 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ाए गए थे और पिछले दाम में बढ़ोतरी के बाद अब नीले रंग के सिलेंडर की नई कीमत दिल्ली में 2,355 रुपए हो चुकी थी। 1 महीने पहले 1 अप्रैल को भी एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। इससे पहले 1 मार्च को 19 किलोग्राम की कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 105 रुपए बढ़ी थी। अब 22 मार्च को 9 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावी नतीजों के बाद पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। जिस तरीके से एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े हैं वो वाकई एक चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार महंगाई की मार से जनता परेशान है। उधर जनता को महंगाई का एक और झटका लगा है। घरेलू सिलेंडर के भाव 50 रुपए बढ़ने से गृहिणियों को भी काफी वहां पर नुकसान हुआ है और उनके किचन का बजट भी बढ़ गया है। पहले ही मिडिल क्लास को अपनी रसोई चलाना मुश्किल था, अब सिलेंडर से और असर पड़ गया है। गृहिणियों के अलावा विपक्ष ने भी बीजेपी सरकार पर सिलेंडर को लेकर निशाना साधा। घरेलू सिलेंडर की कीमत अब 1,000 के करीब पहुंच चुकी है। मेरी मोदी जी से अनुरोध है, भी अगर राष्ट्रवाद का मतलब देश के लोगों को भूखा मारना है
और महंगाई में तरसा के मारना है तो इसको इकट्ठा ही एकदम से 2000 रुपये का कर दो, ताकि इस देश के जो अंधभगत हैं उनको थोड़ी सी और सुकून मिले। असंध हल्के में कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने बताया कि आज पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए 50 रुपए सिलेंडर में बढ़ा दिए। मेरे पीएम मोदी से अनुरोध है कि राष्ट्रवाद का मतलब लोगों को तरसा कर मारना है, तो इसको सीधे 2000 रुपए कर दो, ताकि अंध भक्तों को थोड़ा सुकून मिले। बजट ही सारा उल्टा हो गया। उस बजट में हम करें क्या? बच्चों को देखें या घर का खर्चा करें, रसोई पूरी करें या सिलेंडर लाएं? महंगाई ने लोगों की पहले ही कमर तोड़ दी है। ऐसे में गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। तो महंगाई बढ़ने की वजह से जनता को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस महंगाई से राहत कब मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। उधर दिल्ली में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने किसान नेताओं से मुलाकात की और किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ किसान संगठनों के नेताओं की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में राकेश टिकैत समेत कई किसान नेताओं ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की। हुड्डा को कांग्रेस की तरफ से चिंतन शिविर के लिए गठित किसान और कृषि समिति का संयोजक बनाया है। इस दौरान उन्होंने किसानों के हक की बातें की। हुड्डा बोले कि एमएसपी पर किसानों को और इंतजार नहीं करा सकते, हम आवाज उठाएंगे, एमएसपी की गारंटी देनी होगी, कृषकों के अन्य मुद्दे भी सुलझाने होंगे। दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे, तीन जो कानून लाए थे शुरू से इन्होंने कहा था ये किसानों के हित में नहीं है, और मैंने भी कहा था जब वो 3 ऑर्डिनेंस ही आए थे उस समय भी मैंने कहा था अगर 3 ही ऑर्डिनेंस लाते हैं जो आज बात हुई है तो चौथा ऑर्डिनेंस और ले आए कि कोई भी एमएसपी से कम खरीदता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसानों से एमएसपी से कम फसल को कोई भी खरीदे तो उसके लिए सजा का प्रावधान हो। हम चाहते हैं कि किसानों को एमएसपी की गारंटी मिले। हुड्डा ने कहा कि देश भर में कई राज्यों से किसान नेता यहाँ मुलाकात के लिए आए हैं और अपने सुझाव दिए। हमारी नजर में इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं, सरकार से सबका जवाब मांगा जाएगा। किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी के जरिए सरकार पर भी निशाना साध रही है। उधर पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर इस आयोजन का हिस्सा बने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे सीजन की भव्य शुरुआत पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में हुई। लॉन्चिंग सेरेमनी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुए। खेलों का महासंग्राम कहे जाने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 8000 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। इसके अलावा लाखों दर्शक इन खेलों के गवाह बनेंगे। खेलों को लेकर हरियाणा ने पूरी तैयारी कर ली है। लॉन्चिंग के दिन भव्य आयोजन के साथ ही शानदार खेल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। बता दें कि कोरोना के कारण खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन पहले 2 बार टाला गया। अब इसके आयोजन की पूरी तैयारी कर ली गई है। खास बात यह कि इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर होगा। स्टार स्पोर्ट्स ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ये जानकारी दी है। स्टार स्पोर्ट्स ने ट्वीट कर कहा, अगर आप देश के युवा प्रतिभाओं को अपनी काबिलियत साबित करते हुए देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उन्हें देख सकते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स फिर से वापस आ रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जरिए से खेलों को बढ़ावा देना और युवाओं को प्रोत्साहित करना खेल के प्रति, इसका काम लगातार जारी है। उधर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता सोनीपत पहुंचे, जहां सुशील गुप्ता ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। ये रिपोर्ट देखिए। 29 मई को कुरुक्षेत्र में होने वाली रैली के निमंत्रण के लिए सोनीपत में आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता पहुंचे। सोनीपत में स्थित एक निजी गार्डन में कार्यकर्ताओं की बैठक ली और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बीजेपी पार्टी ने हरियाणा में बेरोजगारी फैलाई है और इसी के कारण युवा बहुत परेशान हो गया है। आने वाले समय में 90 में से 85 सीट आम आदमी पार्टी जीतेगी। 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। 90 में से 85 सीटें आ रही हैं। हरियाणा को बदलेंगे दिल्ली मॉडल लेके। इनका काम है आरोप लगाना और हमारा काम है काम करना। हम स्कूल बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, बिजली देते हैं, पानी देते हैं, रोजगार देते हैं। वहीं तेजिंदर बग्गा प्रकरण पर कहा, हरियाणा अपराध की राजधानी बन चुका है। यहाँ बीजेपी नेता सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। पंजाब पुलिस उसे कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रही थी। पहले हरियाणा अपना अपराध रोके, उसके बाद पंजाब पुलिस को रोकना चाहिए था। इसके साथ ही कहा, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का काम हॉस्पिटल और स्कूल बनाना है और बीजेपी का काम लोगों को धर्म के नाम पर एक दूसरे से झगड़ा करवाना है। सुशील गुप्ता के कंधों पर आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाने की हरियाणा में ये जिम्मेदारी है और उसे वो बखूबी निभाते हुए भी नजर आ रहे हैं। उधर बिजली के अघोषित कटों से परेशान होकर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। इस दौरान बिजली मंत्री के घर का घेराव करने जा रहे लोगों को पुलिस ने रोका।
इन दिनों हरियाणा में लगातार बिजली संकट देखने को मिल रहा है, जिसके चलते परेशान होकर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह के आवास का घेराव करने के लिए निकले, जहां पुलिस ने भूमड़ शाह चौक के नजदीक बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन आप कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड उखाड़कर हरियाणा के बिजली मंत्री के आवास के नजदीक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। आज प्रदर्शन करके इनकी कोठी का घेराव करके कि हम ये जो आपने गुप्त समझौता हुआ है इसको लागू नहीं होने देंगे, और इसके बाद आम आदमी पार्टी का आज घेराव था। अगर इसके बाद भी सरकार पीछे नहीं हटती, हम अपना आंदोलन पूरे प्रदेश में चलाएंगे। वहीं इस दौरान आप कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस दल मौजूद रहा, तो वहीं वाटर कैनन और वज्र वाहन भी प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लगाए गए थे। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने सिरसा के एसडीएम डॉक्टर जयवीर यादव को ज्ञापन भी सौंपा। आप नेताओं ने सरकार से मांग की है कि हरियाणा में सरकार जल्द से जल्द बिजली की उचित व्यवस्था करे। लगातार बिजली का कट हो रहा है और उसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष सरकार को घेरने का काम भी कर रहा है। वहीं करनाल में संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी से पूरे प्रदेश में पुलिस अब अलर्ट पर है। वहीं सोनीपत में भी पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। करनाल में संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद अब सोनीपत में भी पुलिस अलर्ट पर नजर आ रही है। सोनीपत में रोहतक मंडल की सीआईडी बम निरोधक दस्ता टीम के साथ सोनीपत के रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर चेकिंग की गई। अधिकारी को कहना है कि ये रूटीन की चेकिंग की जा रही थी और यही चेकिंग इसी तरह से आगे भी जारी रहेगी। अधिकारी को कहना है कि सभी सामान की चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सोनीपत में अलर्ट को बढ़ा दिया गया है और इससे पहले ही उनके पास अधिकारियों के आदेश आ चुके थे। ये नियमित चेकिंग है। अपना बम डिस्पोजल दस्ता है, रोहतक से आया हुआ है। आज अपने स्टेशन की पूरी जांच कराएंगे। करनाल में 4 संदिग्ध आतंकवादी नहीं, उससे पहले ये अलर्ट का मैसेज है हमारे पास, तो इससे पहले लगातार हाँ लगातार कर रहे हैं और आगे भी जारी रहेगा। चेकिंग भी की जाती है। हाँ चेकिंग भी, हाँ मैं अपने स्टाफ से भी करवा रहा हूँ आरपीएफ से। वहीं रेलवे थाना प्रभारी ने बताया कि बम निरोधक दस्ते के साथ रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की गई। इसके साथ ही आने वाले यात्रियों और उनके सामान की भी चेकिंग की जा रही है। ये रूटीन चेकिंग थी। अब उस पूरे मामले के बाद पुलिस अलर्ट पर नजर आ रही है। उधर करनाल की घटना के बाद कैथल पुलिस भी अलर्ट हो गई है और पूरे शहर में स्निफर डॉग की मदद से जांच की जा रही है। देश को दहलाने से पहले करनाल में पकड़े गए 4 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद हरियाणा पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस पूरी मुस्तैदी बरत रही है। इसी कड़ी में कैथल पुलिस भी अब हरकत में आ गई है, जिसके बाद कैथल में सर्च अभियान में स्निफर डॉग की मदद से अलग अलग स्थानों पर जांच की गई। पुलिस ने स्निफर डॉग को लेकर बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल में संदिग्ध व्यक्तियों और सामान की जांच करवाई। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और मॉल्स या भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना स्पेशल अभियान चेकिंग का चला रहे हैं, सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए। कौन कौन सी टीमें साथ हैं सर? इसमें डॉग स्क्वाड है, सिटी और सिविल की पुलिस भी साथ है। सर क्यों अभियान चलाया गया ये? यहाँ आसपास जिलों में अभी आतंकवादी पाए गए हैं, जिनके मद्देनजर ये अभियान चलाया गया है। अभी हम हर जगह भीड़ भाड़ वाले इलाके में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मॉल्स, बाजार। आपको बता दें कि कैथल से करीब 65 किलोमीटर दूर ही करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से बड़ी मात्रा में गोला बारूद, रिवॉल्वर, आईईडी बरामद किया गया था। कुरुक्षेत्र की करते हैं, जहां के पुलिस दरोगा कर्णपाल की उम्र 55 साल है, लेकिन उनका खेल के प्रति जुनून देखते ही बनता है। खेलों में उन्होंने ढेरों पदक अपने नाम किए हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के पुलिस दरोगा कर्णपाल की उम्र भले ही 55 की हो, मगर उनका बचपन का दमखम वही बरकरार है। बीते रोज दिल्ली में आयोजित हुए खेलो मास्टर गेम्स में उन्होंने 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किया, तो कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक ने उन्हें सम्मानित किया। मगर अब तक इन खेलों में दर्जनों पदक अपने नाम करने वाले कर्णपाल को खेलकूद को प्रोत्साहन देने वाली सरकार से पदोन्नति की दरकार है, भले ही वो इस बारे में ज्यादा नहीं कहते। पुलिस अधिकारी कर्णपाल बताते हैं कि उन्हें बचपन से ही खेल कूदने का शौक था। पहले वो हरियाणा पुलिस की कबड्डी टीम में थे, उसके बाद 100 मीटर, 200 मीटर में और 400 मीटर में दौड़ पर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया। जब मैं हरियाणा पुलिस में हुआ तो उस टाइम मैं कबड्डी खेलता था और कबड्डी की टीम में, हरियाणा पुलिस की टीम में भी मैं रहा। और उसके बाद मैंने 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर रेस के गेम इवेंट्स मैंने लिए और मैं इनमें लगातार मेडल लेकर आता हूँ। कर्णपाल चाहते हैं कि विभाग और सरकार उन्हें समय समय पर सहयोग करती रहे, ताकि उनका मनोबल बढ़ा रहे। देखिए, खेलों के प्रति उनका जुनून और जज्बा, जिसकी बदौलत इस उम्र में भी वो लगातार पदक हासिल कर रहे हैं।
वहीं हरियाणा सरकार की ओर से 18 से 59 साल के लोगों को फ्री प्रिकॉशन डोज लगाने की घोषणा के बाद अब लोगों में उत्साह देखा जा रहा है और लोग सरकारी अस्पतालों में पहुंचकर प्रिकॉशन डोज लगवा रहे हैं। फरीदाबाद के जिला सरकारी अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचकर लोग प्रिकॉशन डोज का लाभ उठा रहे हैं। वहीं प्रिकॉशन डोज लगवाने पहुंचे विकलांग और अपाहिज लोगों को वाहनों के अंदर बैठे बैठे वैक्सीनेशन की सुविधा दी जा रही है। आपको बता दें कि पहले एक तय कीमत के साथ निजी अस्पतालों में प्रिकॉशन डोज की सुविधा दी जा रही थी। लोगों में पेड वैक्सीनेशन को लेकर कोई उत्साह दिखाई नहीं दिया। बाद में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर सरकार ने सरकारी सेंटर पर फ्री प्रिकॉशन डोज की घोषणा कर दी, जिसके बाद अब सरकारी अस्पतालों में लोग बढ़ चढ़कर टीका लगवाने पहुंच रहे हैं। वहीं कोविड-19 के जिला इंचार्ज डॉक्टर मान सिंह की माने तो लोगों में प्रिकॉशन डोज के प्रति काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जिला इंचार्ज का कहना है कि प्रिकॉशन डोज सरकारी और निजी स्थानों पर लगाई जा रही है। जो 18 साल से 59 साल के बीच का था वो बीच में गवर्नमेंट ने प्राइवेट में लगवाने का वो दिया था, अब वो भी सरकारी में फ्री में लगने के आदेश आ चुके हैं। कोई भी स्कूल का प्रिंसिपल जहां भी चाहता है हम वहां लगाने के लिए तैयार हैं। तो ये प्रिकॉशन डोज अब शुरू हो गई है और इसके जरिए से कहीं ना कहीं कोविड से बचाव का ये एक प्रिवेंटिव मेजर है। उधर बहादुरगढ़ में एक मालगाड़ी के सामने अचानक सांड आने के चलते मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतर गया, जिसके चलते यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बहादुरगढ़ में एक मालगाड़ी के सामने अचानक सांड के आने से मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतर गया। हादसे की वजह से करीब 4 घंटे तक रोहतक दिल्ली रेल मार्ग प्रभावित रहा। 2 गाड़ियां अपने निर्धारित समय से देरी से चली। वहीं पंजाब मेल एक्सप्रेस ट्रेन का रूट भी डाइवर्ट करना पड़ा। इसी दौरान घटना की सूचना मिलती ही रेलवे, डीआरएम, डिम्पी गर्ग समेत कई विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं बहादुरगढ़ स्टेशन प्रबंधक यशपाल मीणा ने बताया कि रात के समय करीब 3 बजे रोहतक की तरफ से राजधानी दिल्ली को जा रही एक मालवाहक गाड़ी के सामने अचानक एक सांड आ गया, जिसकी वजह से मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतर गया। मालगाड़ी के पटरी से उतरने की वजह से यात्रियों को भी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं रेलवे स्टेशन पर भी यात्री अपनी ट्रेनों का इंतजार करते दिखाई दिए। एक एमटी मालगाड़ी 3 बजे के लगभग स्टेशन से पास हो रही थी तो फ्लाईओवर के नजदीक एक सांड आ गया, जिसके कारण एक वैगन रेल हो गया और जिसे हमने 6:30 बजे उठा दिया और रेल का परिचालन चालू कर दिया। कि सांड आने की वजह से एक डिब्बा पटरी से उतर गया। हालांकि ये मालवाहक गाड़ी थी, नहीं तो बहुत नुकसान हो सकता था। उधर करनाल में एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। करनाल में नेशनल हाईवे 44 पर तरावड़ी फ्लाईओवर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां नियंत्रित होकर कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। कार में 5 लोग सवार रहे, इनमें 2 महिलाएं, एक छोटा बच्चा और 2 पुरुष बताए गए। सभी घायलों को राहगीरों ने मानवता दिखाते हुए इलाज के लिए भेजा। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेजों में घायलों का इलाज चल रहा है। ये एक गाड़ी में 5-6 व्यक्ति सवार थे और ये करनाल से पिपली साइड में जा रही थी, तो यहाँ बैलेंस खराब हो गया, तो इसमें पुलिया में गाड़ी लगी और घायलों को अस्पताल में भेज दिया है इलाज के लिए और गाड़ी को हटा दिया है जीटी रोड से और इस पे जो कार्रवाई बनेगी वो कार्रवाई की जाएगी। भैया हादसा जी अचानक इसका बैलेंस खराब हो गया। हाँ जी, तो इसके अब हॉस्पिटल से बयान लेंगे। जांच अधिकारी का कहना है कि घायलों का बयान लिया जाएगा, उसी के आधार पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस कार हादसे में गाड़ी के परखच्चे पूरी तरीके से वहां पर उड़ गए हैं। ऐसे में सड़क पर निकलते वक्त सावधानी बेहद जरूरी है। उधर सोनीपत में एक बार फिर सीएम फ्लाइंग ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान सीएम फ्लाइंग की टीम ने गुरुग्राम जीएसटी विभाग के साथ टैक्स चोरी से सामान भरे एक ट्रक को पकड़ा। इन दिनों सीएम फ्लाइंग की टीम एक्शन मोड में नजर आ रही है। टीम ने गुरुग्राम जीएसटी विभाग के साथ सोनीपत में टैक्स चोरी से भरे सामान से एक ट्रक को पकड़ा है। गांव कबीरपुर से ट्रक को पकड़ा गया, जिसमें लाखों रुपए का बिना टैक्स भरा सामान भरा गया था, जिसकी जांच अब दोनों विभाग कड़ी गहनता से कर रहे हैं। हरियाणा में चल रहे अवैध कारोबार और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और जिसके चलते ये एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। सीएम फ्लाइंग को कोई सूचना मिली थी कि कोई परचून की गाड़ी बिना बिल वगैरह जा रही है, तो सीएम फ्लाइंग और जीएसटी डिपार्टमेंट ने मिलकर ये रेड मारी है और एक गाड़ी पकड़ी है। उसकी जाँच चल रही है। जितनी टैक्स पेनल्टी लगेगी मैक्सिमम लगाई जाएगी। आगे इस तरह की कार्रवाई चलती रहेगी।
वहीं इस मामले को लेकर गुरुग्राम जीएसटी अधिकारी ने बताया कि सीएम फ्लाइंग और हमारी टीम को एक गुप्त सूचना मिली थी कि बिना टैक्स भरे सोनीपत में व्यापारी सामान खरीद रहे हैं। इसी सूचना पर कार्रवाई करते हुए हमने ट्रक को पकड़ा, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नितिन अंतिल, सोनीपत, खबरें अभी तक। लगातार सीएम फ्लाइंग की टीम एक्टिव है और ऐसे में एक के बाद एक कार्रवाई कर ऐसे लोगों को हिरासत में ले रही है। उधर बहादुरगढ़ में गौभक्त और प्रशासन खोर के निर्माण को लेकर आमने सामने आ गए हैं, तो वहीं इस दौरान गौभक्त धरने पर बैठ गए। बहादुरगढ़ में बेसहारा गौवंश को चारा खाने के लिए बनाई गई खोर को लेकर गौभक्त और प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ जहां सेक्टर 9 मोड़ पर एचएसवीपी विभाग की ओर से गौवंश की खोर को अवैध बताकर तोड़ दिया गया, तो वहीं गौभक्त इसे दोबारा बनवाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। इतना ही नहीं, गौभक्तों ने खुद ही तोड़ी गई खोर का निर्माण करना शुरू कर दिया। मौके पर प्रशासनिक अमला पहुंचा और एसडीएम के आदेश के बाद इसका निर्माण रुकवाया गया। परिषद के कर्मचारी आकर ये गौशाला की है खोर वगैरह तोड़ के गए हैं। नगर परिषद खुद अपनी जगह पे नहीं है और नहर पे भी काफी जगह कब्जा करा हुआ है। छोटूराम पार्क में भी पीछे काफी जगह पे अतिक्रमण किया हुआ है। अगर नगर परिषद को इतना ही बैरकसी है इन गौवंश पे, तो इनकी एक प्रॉपर जगह क्यों नहीं बना के दी जा सकती? इनके नाम का बजट आता है, बजट भी खा जाते हैं। दरअसल नजफगढ़ रोड के सेक्टर 9 के मोड़ पर गौभक्तों की ओर से एक खोर का निर्माण करवाया गया है, जहां काफी संख्या में गौवंश चारा खाने के लिए आते हैं। लेकिन स्थानीय लोगों को इन गौवंश से काफी परेशानी है। यहाँ की महिलाओं का कहना है कि गौवंश की वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। और इसी के साथ 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप जुड़े रहिए खबरें अभी तक के साथ।